हाँ जी, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 9 है मॉड्यूल की, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि y ने x को एक्सेप्टेंस दी है 4000 रुपीज की और x ने इसको एनकैश करा लिया अपने बैंक से, यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करके उन्होंने क्या किया, इसको डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? 3920 में। ये अमाउंट नहीं दिया हुआ, डिस्काउंट चार्जेस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 6% के हिसाब से, जो कि 80 रुपीज बनते हैं। 84,000 में से गया तो कितना बचा? 3920, यानी कि इनके पास में कैश आया है 3920। 3920 इनके पास कैश आया और डिस्काउंट चार्जेस आया। इन्होंने क्या किया, बैंक के बाहर खड़े हुए वाई को इमीडिएटली हाफ कैश और हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस रेमिट कर दिए, दे दिए। तो हाफ कैश बना 1960 और हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस बने 40 रुपीज। खुश अब चलते हैं आगे। इसके बाद ड्यू डेट आई और ड्यू डेट पे मिस्टर वाई की ऑब्लिगेशन बनती थी कि वो बैंक को 4000 रुपीज पे करें, लेकिन ड्यू डेट पे ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि मिस्टर एक्स रिमेनिंग हाफ कैश देने में अनेबल थे, यानी कि नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्स रिसीवेबल दिया मिस्टर वाई को, जो कि बिल्स पेबल था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये था 7000 रुपए का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की थी? यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2000 रुपए की थी, इनसे केवल 2000 ही और आना था, लेकिन इन्होंने 7000 रुपए का बीआर दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से ये उस टाइम पे डिफॉल्टर बनने से बच गए। मिस्टर वाई इस बिल को लेकर के जाते हैं, जो कि BR2 के नाम से जाना जाता है, 7000 रुपए का है, और कैश ले आते हैं बैंक से 6600 रुपीज का, डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 रुपए। क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस और ये कैश का अमाउंट दिया हुआ है हमारे को 7000 के अगेंस्ट अगर 6600 मिल रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे 400 रुपए। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो वाई राहत की सांस लेते हैं कि उनके हाथ में कैश आ जाता है। कितना कैश हो गया आज मिस्टर वाई के हाथ में? एक तो 2000 रुपए इन दोनों को मिलाकर के, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस 40 तो उनकी खुद की थे, तो 2000 उनके पास में है और 6600 का कैश और आ गया। अब सिर्फ 4000 रुपए की पेमेंट करनी है, इनके पास में सफिशिएंट कैश आ चुका है, नो नीड टू वरी। अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर वाई ने बैंक को पे ऑफ कर दिया। कितना? 4000 की जो एक्सेप्टेंस उन्होंने ली थी। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब कुछ पैसे बच गए। उन बचे हुए पैसों में से 1300 रुपए मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया। मैंने ना यहाँ पे बनाया नहीं है, इसको केवल लिखा है। आफ्टर पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर वाई टू बैंक, जो भी रिमेनिंग कैश बचा हुआ था उसमें से 1300 रुपए विद डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हैं उन्होंने किसको रेमिट कर दिए? मिस्टर एक्स को। ट्रांसफर ₹1300 टू मिस्टर एक्स विद डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको कान खोल करके सुनेंगे क्योंकि यही मुद्दा है इस पूरे क्वेश्चन में जहां पे हम गलती करते हैं। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालनी है इसको आप ध्यान से देखिए। तो पहले उन्होंने पे किया, उसके बाद में बचे हुए अमाउंट में से 1300 रुपए विद डिस्काउंटिंग चार्जेस दे दिया किसको? मिस्टर एक्स। अब ड्यू डेट पे मिस्टर वाई इंतजार कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो पे ऑफ करेंगे। मिस्टर एक्स पे ऑफ करेंगे किसको? इसको, जो 7000 रुपए का उन्होंने बिल एक्सेप्ट करके दिया था। ऑब्लिगेशन किसकी आ जाएगी? ये वाला बैंक किसको पकड़ेगा? ये वाला बैंक पकड़ेगा एक्स। अब यहाँ कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट आया कि मिस्टर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर। मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गए और सिर्फ 1/4 कैश ही केवल रिकवर कर पाए। बैंक उनसे केवल 1/4 कैश ही मिस्टर वाई उनसे 1/4 कैश ही केवल रिकवर कर पाए। बात समझ में आई?
तो यहां पे ये जो सेकेंड बीआर था तो पे ऑफ करना था किसने, मिस्टर एक्स ने, ये डिसऑनर हो गया, मिस्टर एक्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंसी के बाद में मिस्टर वाई के गले आ पड़ा होगा ये है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 1/4 कैश ही केवल रिकवर हो पाया है, किससे, मिस्टर एक्स। ओके, अब इस चीज को स्टेप्स में बांट दें। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस का, ठीक है जी, दूसरा एनकैशमेंट का, तीसरा आधा बिल जो उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस के साथ इमीडिएटली दे दिया था, इसकी एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री बीआर, जो नया बीआर दिया गया है, नया बीआर मतलब रिन्यूड नहीं है ये क्या है, एक और बीआर दिया गया है, उसकी एंट्री फोर्थ, और उसके बाद में उसके एनकैशमेंट की एंट्री फिफ्थ, ठीक है जी। और फिर सिक्स्थ एंट्री, पहले बीआर पे बीपी पे किया जाएगा, और फिर सेवंथ एंट्री ट्रांसफर किया जाएगा, एट्थ और नाइन्थ एंट्री डिसऑनर और इंसॉल्वेंसी। ये सारे पॉइंट्स आपको बनाने हैं ऐसे ही, ये पॉइंट्स हमारे को ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। तो 9 एंट्रियां होनी है कुल मिलाकर के इसके अंदर, एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट। हटा दूं इसको, हटा देता हूं क्योंकि ग्रुप पे मैंने ये सेंड कर दिया है ऑलरेडी। हाँ जी, ठीक है, ओके, अच्छा। अब आपकी कॉपी में ये है, और आपकी कॉपी में आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जनरल एंट्री अपने दिमाग में बनाने वाले हैं, मैं भी बनाने वाला हूं, कहीं पे अटकते हैं तो मुझे बताएंगे, ठीक है। बस चुप करके बैठेंगे, बोलो जी, क्या इससे रिलेटेड पॉइंट है? तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ना पूरा करने दीजिए, उसके बाद में पूछिएगा, ठीक है। बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। बुक्स ऑफ एक्स के अंदर सबसे पहले क्या एंट्री होगी सर? सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास में, तमीज से बोलो, BR1 अकाउंट डेबिट। जब क्वेश्चन में BR2 भी हो जाता है तो इसको BR1 बोला करो, BR1 अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है सर। वाई की बुक्स में क्या होगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट, कितने के लिए, 4,000 रुपए के लिए, 4,000। दूसरी एंट्री एनकैशमेंट की, यानी कि डिस्काउंट करवाने की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1 4,3920 और ₹80। जब मिस्टर एक्स बैंक के अंदर गए थे तो वाई एकदम चुप थे। नंबर 3, बाहर आकर के हाफ ट्रांसफर कर देगा वाई को, तो सेव एंट्री वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में बन जाएगी और रिवर्सल हो जाएगा बैंक और डिस्काउंटिंग चार्जेस का एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या लिखेंगे, वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है जी। कितने के लिए, 2000, 40, 1860, कोई शक, 1960, हाँ 1960। और यहाँ पे सेम एंट्री आ जाएगी, इनके पास में कैश आ गया या बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 1960, 40 और 2000। फटाफट से नोट करो इसको,
नरेशन भी लिखना जो तुम्हें मालूम है। ठीक है जी, देखो फोर्थ एंट्री। अब क्या हुआ था इसके बाद में, एनकैशमेंट होकर के अब ड्यू डेट आई और ड्यू डेट पे उसने पैसे नहीं दिए, बीआर दे दिया, उसके लिए क्या हो जाएगा जी, बिल्स पेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉई बन जाएगा, क्या बोलेगा, वाई डेबिट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट। कितने का, 7,000। अच्छा जी, और ये क्या लिखेगा, बीआर टू अकाउंट डेबिट टू एक्स 7,000 का। अब ये बैंक में बीआर को लेकर के पहुंचा, एक्स चुप है, एक्स चुप है, इसने एनकैश करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर टू दे करके आया 7,400 6,600। अब इसके पास में कैश आ गया, बोलो पहले ये अपना पिछले वाला बीपी पे कर दे या फिर वो 1,300 रुपए कैश के दे, पहले पे कर दे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से दे देगा वो उसको। तो ये क्या एंट्री बना देगा, बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश, या मैं कुछ भी लिख सकते हैं। और वो कितने का था, 4,000 रुपीज का। ठीक है जी, और एक्स चुप। अब जो एंट्री लिखनी है उसके ऊपर ध्यान देना, ये फोर्थ की जगह पे लिखूंगा मैं, फोर्थ एंट्री आई गेस आप लोगों ने लिख ली होगी। ठीक है जी, लो अब ध्यान से सुनोगे, अपने पेन को कैप लगा दो। सेवंथ एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं, साथ में कुछ कैश दिया जा रहा है। कैश कितना दिया जा रहा है, 1,300 रुपए। अब एक बात बताओ, कायदे से इस एंट्री को लिखने से पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका। एक बात बताओ, क्या आप मानते हैं कि ड्यू डेट पे वाई अपना हाफ कैश लेकर के तैयार था, हाफ कैश लेकर के तैयार था, मानते हो इस चीज को? भाई हुआ क्या था, सबसे पहले जो वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी 4,000 रुपीज के लिए, तो इमीडिएटली उसके पास में हाफ कैश और हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए थे, तो वाई पे करने के लिए तैयार होगा। लेकिन देरी किसकी वजह से हुई है, एक्स की वजह से हुई है। अब आप कहोगे सर देरी क्या हुई है, बीआर जो है वो तो क्या नाम है दे ही दिया था एक्स ने, चाहे बीआर दिया था लेकिन अगेन कैश तो नहीं दिया था ना। और अगर 1 मिनट के लिए बीआर दिया भी है तो वो बाद में जाकर के जो है उसका पता लगेगा कि वो सही है या गलत है। सोच करके देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चीज को इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुमने मुझको कुछ पैसा देना है, क्या मानते हो किसमें ज्यादा खुशी होगी मेरे को? अगर तुमने मुझे 10,000 रुपए देने, 10,000 रुपए कैश में दे दोगे तब ज्यादा खुशी होगी, या 10,000 रुपए चेक में दे दोगे तब ज्यादा खुशी होगी? अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो, चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। नहीं, चेक जो है वो बाउंस हो सकता है। नहीं सर, नोट भी जाली निकल सकते हैं। मतलब बच्चे चलते हैं मेरे साथ ऐसे, तो मैंने कहा उसके लिए मेरी खुद की आंखें हैं, खुद का टेस्टिंग सिस्टम है। लेकिन इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके चेक को चेक करके देख लूं बाउंस होगा या नहीं? हाँ सर, पटक करके देख लेना। ऐसा थोड़ी है। तो क्या मैं कहता हूं कि हाँ कैश को मैं खुद आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि नोट असली है, लेकिन खुशी मुझे तभी मिलेगी जब आप कैश दे दो। अगर आपने चेक दे दिया ना, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में फिर से एक बात आएगा, यार इसने दे तो दिया है और मैं अपने बैंक में डाल देता हूं उसको, बैंक ने मेरे बैलेंस को बढ़ा भी दिया, लेकिन मेरे बैंक ने जब इसके बैंक में भेजा और वहां पे कोई दिक्कत आई, कोई इरेगुलरिटी हुई, तो बैंक मेरे अकाउंट को वापस से कम कर देगा।
तो मैं ज्यादा खुश कैश देने में ही होता हूं तुम्हारे। ठीक इसी तरीके से अगर एक्स ड्यू डेट पे अपना रिमेनिंग कैश लेकर के वाई के पास आ जाता ना, वो ज्यादा खुश होता। वाई के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि हो सकता है कि ये ड्यू डेट पे जो बीआर है वो डिसऑनर हो जाए, एक्स इसको पे ना करे, और उसका शक सही निकला। उसका शक हमारे क्वेश्चन के अंदर सही भी निकला, एक्स डिफॉल्टर हो गया बाद में जाकर। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? एक्स की वजह से हुआ। मान लो अगर एक्स कैश दे देता तो ड्यू डेट पे वाई जो है अपना पूरा कैश बैंक को दे देता, अपना भी और उसका भी शेयर मिला करके, लेकिन एक्स ने बीआर दिया बीआर डिसऑनर हो गया। तो क्या लगता है ये जो 2000 रुपए वाई पे करने वाला था बैंक को, क्या वो डिले नहीं हुआ है? वाई की तरफ से बोनाफाइड केस होते हुए भी डिले नहीं हुआ है। किसको? बैंक को। यानी कि सोच करके देखो, मैं एक्स था, ये वाई थे, मैंने इनको आधा कैश तो इमीडिएटली दे दिया था, बाद में मैंने इनको बीआर दे दिया, अब उस बीआर को एनकैश करा के बिल्स तो पे कर दिया गया टाइमली, लेकिन बाद में वो डिसऑनर हो गया। सारी इरेगुलरिटी एक्स की वजह से हुई थी। और एक्स की सबसे बड़ी इरेगुलरिटी क्या थी कि जो 2000 रुपए वाई इमीडिएटली पे कर सकता था वो भी पे नहीं कर पाया था बैंक को, वो भी बैंक को नहीं पे कर पाया था, क्योंकि आधा बीआर नहीं चलता, कभी ऑनर होगा तो पूरा होगा वरना डिसऑनर होगा, आधा बीआर नहीं चलता। तो वाई ना एक्स को पता क्या कह रहा है? कहता है आपने जो मेरे को बीआर दिए हैं इसके ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैश में कोई कमी नहीं थी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश में कमी आई है, और ये और एक्सटेंड हो गया है बीपी 2 के हिसाब से या बिल ऑफ एक्सचेंज 2 के हिसाब से। तो जितना आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस जो शुरू में मैंने बियर किए थे ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने? 40 रुपए बियर किए थे ना, आपकी इरेगुलरिटी की वजह से वो डिस्काउंटिंग चार्जेस खाम में मेरे ऊपर एक्सटेंड हो गए हैं। और अब की बार जो डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए गए हैं ना 400 रुपए, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट किसका? उस 2000 रुपए पे जितना बनता था वो भी मैं आपके ऊपर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी इरेगुलरिटी आपकी वजह से है। अब ये तो था कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ रट्टू तोते। देखो होगा पता है क्या? शॉर्टकट में, चलो कोई बात नहीं, जो मैंने समझाना था वो तो मैंने समझा दिया, अपनी बात तो मैंने कह दी लोगों के समझ में, कुछ के समझ में आती है, कुछ के में नहीं आती, लेकिन अब जो बोलूंगा वो सबके समझ में आए, क्योंकि हम तो रट्टू तोते हैं। एक बात बताओ, वाई को एक्स के ऊपर गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बीआर देख करके? इतना तो बता सकते हो। अभी तुमने बोला ना सर कैश दे देते मेरे को तो ज्यादा खुश होता। वाई अगर एक्स से बीआर रिसीव कर रहा है तो क्या वो उतना खुश होगा जितना कैश लेकर के होता? नहीं ना। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना कि ये सारी इरेगुलरिटी किसकी वजह से हुई है? एक्स की वजह से हुई है। तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ना, इसके प्रोपोर्शन में वो पिछले वाले भी बीआर के ऊपर, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स के ऊपर गुस्सा है वाई। अच्छा सर वो कितने होंगे? आओ देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम ऐसे ही लिखते हो ना हमेशा 100 में से 90, ऐसे ही बोलते हो ना कि 90 आउट ऑफ 100, कभी ऐसे तो नहीं लिखा ना किसी गवार में 90 में से 100 आ गए, ऐसा तो नहीं लिखा ना? हाँ ठीक है जी। तो एक बात बताओ, 6600 रुपीज का कैश था, 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस था, तो आप मुझे ये बताइए कि 3500 के अमाउंट यानी कि कैश के ऊपर
कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा? 1 मिनट 3500 होगा? नहीं, मेरे ख्याल में 2300 होगा। 2300 के अमाउंट पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? सर पहले तो ये बता दो कि ये 2300 आया कैसे है। देखो मैं बता देता हूं, 1300 रुपए करंट वाला जो ये ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर तो होंगे ही डिस्काउंटिंग चार्जेस, प्लस 2000 जो पिछली बार YX की वजह से होते हुए भी पे नहीं कर पाया था, जो आधा कैश उसने ट्रांसफर किया था ना उसको, और ड्यू डेट पे Y तो तैयार था पे करने के लिए, लेकिन X की वजह से वो भी पे नहीं कर पाया था, क्योंकि चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे वरना कोई भी नहीं चल पाएगा। तो ये 1300 रुपए जो इमीडिएटली ट्रांसफर किया जा रहा है, इंस्टेंट ट्रांसफर जो किया जा रहा है, और ये 2000 कौन सा जो हेल्ड बाय Y था, इसको X मत लिख लेना क्योंकि X का भी अमाउंट 2000 ही था, हेल्ड बाय Y यानी कि Y ने जितना होल्ड किया हुआ था वो वाला अमाउंट, और अभी जितना ट्रांसफर किया जा रहा है 2300 रुपए के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे? 3300 ही तो लिखा है, तुम पता नहीं कैसे देखते हो। 3300 ही तो लिखा है। हाँ तो चश्मा लगाया करो मेरी तरह, मतलब हो जाता है ऐसे। मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहा था, पढ़ाने पे ध्यान दे रहा था। चलो ठीक है, 3300 तुमने तीर मार दिया बस। मेरे को एक बात बताओ, ये बात समझ में आई? 3300 पे डिस्काउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अमाउंट बता दो मेरे को कितना आ गया जल्दी से। 200। ठीक है जी, तो 200 के डिस्काउंटिंग चार्जेस किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? X के ऊपर। भाई साहब क्या एंट्री लिखेंगे? कहते हैं सर एक तो मेरे पास में से कैश चला गया, टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट 1300, 200 और X डेबिट 1500। ठीक है जी, और ये क्या बोलेंगे? मेरे पास में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 1300, डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए 200, 2Y 1500। ठीक है जी, ओके, ये एंट्री लिख लेना, जल्दी से लिखो क्योंकि मुझे इसको रब करना। फिर 3300 कैसे आएगा बताना वापस। हाँ जी सर, क्या 3300? यस सर। 3300 आया बेटा, जो इंस्टेंट ट्रांसफर किया जा रहा है उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस तो उसके ऊपर शिफ्ट होंगे ही, मानते हो? और दूसरा जो प्रीवियस बैलेंस डिले हुआ है Y का, किसकी वजह से? X की वजह से, उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस भी इसके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इर्रेगुलरिटी किसकी थी? X की थी। ठीक है जी, पूरे के पूरे मत कर देना, कहीं यहाँ पे 40 रुपए पूरे के पूरे कर दो, पूरे 40 रुपए ही कर दो बस। ठीक है, अच्छा जी, प्रोपोर्शन यही रखना है इसका, 66 पे 400 वाला, 4000 पे 80 वाला प्रोपोर्शन नहीं आएगा क्योंकि नए की बात कर रहे हैं। अच्छा, नोट कर लिया? ये जल्दी से करो फटाफट से। Y ने अच्छे बच्चे की तरह से X को अमाउंट बचे हुए में से कुछ अमाउंट भेज दिया था, लेकिन ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कितनी एंट्री हो चुकी थी? 7। 8th एंट्री डिसऑनर की। बोलो जी, डिसऑनर की एंट्री होगी। डिसऑनर की एंट्री लिखनी आती है? नोटिंग चार्जेस कहीं नहीं लिखे हुए, नहीं लिखा ना, अपनी तरफ से मत लगाना। ठीक है, तो ये क्या एंट्री बना देगा? ये ड्रॉइंग था ना, क्या बोलेगा? बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू Y, BP2, हाँ 1 सॉरी, टू Y, और ये क्या लिख देगा? X डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट। रिवर्सल हो जाएगी, डिसऑनर में यही होती है। कितने की? 7,000। 7 लाख। अरे यार भावनाओं को समझो। लैब गलती से लिख दिया मैंने 1000। अच्छा डिसऑनर हो गया ये। अब मेरे को एक बात बताना, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया था, इंसॉल्वेंसी के अंदर वाई उसको क्या बोल देगा? बैड डेट्स हो गए। और ये क्या बोल देगा? मैंने बैड डेट्स दे दिए, डेफिशिएंसी। हाँ याद है ना, डेफिशिएंसी। ओके, तो 9th एंट्री के अंदर हम एक एंट्री बनाएंगे और क्या बनाएंगे जी? एक्स ने कुछ पे किया है टू कैश अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट और एक्स डेबिट, वाई डेबिट। हाँ वाई डेबिट। ओके हाँ, एक्स की उसमें एक्स का नाम थोड़ी आ सकता, वाई डेबिट। यहां पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू एक्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, इसमें अमाउंट कितना डालू? 1/4 कैश मिला है, बताएं। कृपया ध्यान दें, भगवान के लिए कृपया ध्यान दें। जो आप सोच रहे हैं ना कि सर ये 7,000 रुपए का बीआर था, आधा कर देते हैं इसका, ऐसा कर देते हैं कई बच्चे, उनका आंसर गलती से सही हो जाएगा। ये वाली इलस्ट्रेशन पहले ना इस एंट्री को पास करते हुए ना ध्यान से सोचना कि वाई ने एक्स के पास शुरुआत से लेकर के अब तक कितना बैलेंस छोड़ा था। शुरुआत से लेकर के अब तक वाई ने एक्स के पास, एक्स इंसॉल्वेंट हुआ है ना, कितना बैलेंस छोड़ा था शुरुआत से लेकर? नहीं सर, सर 2000 तो पहले बिल से और 1500 अभी अभी ट्रांसफर किए थे उसने, है कि नहीं? तो वो भी डूब जाएंगे। तो टोटल कितने? 3500। 1300 नहीं था, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसी के ऊपर ही डाले गए थे। 1300 तो कैश किया था उसने, विद डिस्काउंटिंग चार्जेस तो 1500 की एंट्री की थी हमने बेटा, आप चेक करो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप 2000 रुपए पे एग्री कर रही हो तब भी तो उसके अंदर डिस्काउंटिंग चार्जेस इंक्लूड है ना? तो अगर आप डिस्काउंटिंग चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते तो दोनों में करो। ये कैसी कैलकुलेशन है कि एक में तो कर रही है दूसरी में नहीं कर रही है? दोनों में करने में। तो 13, ये 3500 कैसे आ गया? 2000 रुपए प्रीवियस बिल से जरूरत थी इसको और 1500 रुपए अभी ट्रांसफर किए थे इसमें, 3500। अब कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं, सुनो, कहते हैं सर वो प्रीवियस बिल के लिए उसने बीआर दे तो दिया था, बल्कि तो 7000 का दिया था। अच्छा तो बताना मुझे वो चला था क्या? वो नील नहीं हो गया, जीरो हो गया ना? अभी तो तुमने रिवर्सल एंट्री बनाई तो ये बीआर दिया वाला बीआर था क्या? बीआर तो जीरो हो गया था, तो उसने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब जीरो हो गया ना, ड्यू डेट पे कुछ नहीं दिया। तो हम क्या कहते हैं फिर भी 3500 की लायबिलिटी के अगेंस्ट उसने कितना कैश पे किया है? 1/4 किया। 1/4 कितना बनता है बताना? हाँ जी 875। और फिर 3/4 कितना बनता है? सही से लगा लो, क्या कह रहे हो? 1125। चेक करके बताओ 2625 यार, चेक करके बताया करो। 2625 इतने डूब गए
इतने पे कर दिए, इतने की लाइबिलिटी खत्म हो गई 3500। 2625 875 और 35 फंड। क्या हुआ? कैश में सर कैश अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एट 875 और 2625। ठीक है जी। ओके देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का है। मिस्टर एक्स के और मिस्टर वाई के। मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल की, यानी कि एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन नहीं है। गुड्स सोल्ड फॉर 7 लाख। मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस दी फॉर 3 months ऑन ₹7 लाख। अब ना एक थे मिस्टर जेड, इनका मिस्टर एक्स के साथ में कुछ कनेक्शन था कि ये क्रेडिटर थे ऑफ मिस्टर एक्स। लगातार पैसे मांगते रहते थे उनसे, खिलाओ 7 लाख रुपए दे दो। अब इनके पास में एक बीआर आया, इन्होंने एंडोर्समेंट कर दी। क्या है भाई अपनी नोट बुक? फर्स्ट टाइम पे एंडोर्समेंट कर दी जेड को। अच्छा जी, अब जेड वाई से जाकर के कुछ सामान परचेज कर लाए। ठीक है जी, तो ये डेटर ऑफ वाई भी बन गए। इन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये एक बीआर है, ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड टाइम एंडोर्समेंट। अब ड्यू डेट आई, मिस्टर वाई ने पे करना है पेई को, और पेई भी कौन है? खुद मिस्टर वाई ही है। ठीक है जी, तो इसको बनाइए फटाफट से और जनरल एंट्री लिखते हैं फिर इसकी। सिर्फ ड्यू डेट पे क्या होगा यही समझाना है मुझे आपको। बुक्स ऑफ एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले सेल और परचेज हुई थी, वाई डेबिट टू सेल्स 7 लाख का था, और यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। जेड का कोई लेना देना ही नहीं था। फिर बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल 7 लाख। जेड अभी भी चुप। उसके बाद एक्स ने जेड को ट्रांसफर कर दिया ये बीआर, तो जेड कौन था? क्रेडिटर था, लायबिलिटी खत्म, जेड डेबिट टू बीआर, एसेट भी खत्म। अब ये पहुंच चुका है किसके पास में? जेड के पास में। तो क्या एंट्री बना देगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी कि इसका डेटर खत्म और बीआर में वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, एक्स ने वाई से कुछ सामान परचेज कर लिया था, तो इसने क्या एंट्री बनाई होगी? बोलो, ये सेल की एंट्री बनाएगा ना, सेम यही वाली एंट्री जेड के नाम से, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट
और मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए के लिए की होगी। और इसने क्या एंट्री बनाई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2y 7 लाख। ठीक है जी, ये सारी एंट्रीज आपको आती थी पहले से, इस टाइम पे ये चुप रहेगा सर ये चारों एंट्रीज आती थी आपको। यहाँ पे जगह तो दिया नहीं नहीं अभी बीआर दे रहा है ना, देगा, पहले तो सेल परचेज करवाया, बीआर देते हैं, अब जेड ट्रांसफर कर देगा बीआर, जेड के पास से बीआर किसके पास पहुंच जाएगा? वाई के पास में। तो ये क्या लिख देगा? वाई डेबिट, देखो जो पहले क्रेडिट था अब क्या हो गया? डेबिट, यानी कि लाइबिलिटी खत्म, टू बीआर 7 लाख। और ये क्या बोलेगा? मेरे पास में बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड से। अब आप देख सकते हैं चेक करके, वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में बीआर भी है और बीपी भी है, अपनी कॉपी में चेक कर लो। बीपी तो शुरुआत में था और बीआर अब आ गया। तो अब ड्यू डेट पे वाई ने वाई को ही पे करना है, तो वो क्या कह देगा? मेरा एक तरफ से एसेट खत्म हो गया और एक तरफ से लाइबिलिटी। जनरली हम क्या कहते थे? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब की बारी कैश नहीं, बीआर से ही खत्म कर देगा। यानी कि इनके पास में इन्हीं की एक्सेप्टेंस बिल्स रिसीवेबल बन करके आ, लास्ट एंट्री के लिए ही ये सारा कुछ सिखाया गया। एसेट से लायबिलिटी खत्म हो गया, अब बीपी टू कैश, कैश पे करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ से वो अपनी लायबिलिटी काट देगा, एक तरफ से अपने एसेट काट देगा, बैलेंस शीट उसकी अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई तो बताओ। ये बैलेंस शीट होती है, हम क्या कहते हैं इक्वेशंस के अंदर एसेट और लायबिलिटी साथ साथ चलते हैं। आपके दिमाग में इसके पास में बिल्स पेबल एक लायबिलिटी थी, अब बीआर भी आ गया था, तो सोच करके देखो, बिल्स पेबल को ध्यान से सुनो, बिल्स पेबल को कैश में पे करूं तो अपने कैश को डाउन करूं, और बिल्स पेबल के लिए, बिल्स रिसीवेबल के लिए कैश रिसीव करूं तो कैश को अप करूं, और फिर इन दोनों को यहां से मिटाऊं, ये अप एंड डाउन हुआ, इसका भी नील इफेक्ट हो गया। और किसको कैश पे कर रहा हूं और किससे कैश रिसीव कर रहा हूं? खुद से ही। तो क्यों ना अपनी बुक्स के अंदर बिल्स पेबल को और बिल्स रिसीवेबल को हटा दूं, यही हटा दिया मैंने, है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अगर अमाउंट अलग अलग होता तो? नहीं होता, अगर अलग अलग अमाउंट होता तो हम फिर अलग ही ट्रीटमेंट करते सर कैश से। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बीआर का बिल्स पेबल का अमाउंट होता, बिल्स पेबल का अमाउंट होता 7 लाख रुपए, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट होता 3 लाख रुपए, यानी कि सेम अमाउंट नहीं होता। जेड ने अपनी तरफ से कोई बिल्स एक्सेप्ट करके भेजे होते तब, तो फिर कॉमन डेट्स कट सकते हैं, रिमेनिंग के लिए कैश अप्लाई होगा। कॉमन 3 लाख रुपया हो जाएगा ना, 7 लाख और 3 लाख में कॉमन क्या है? 3 लाख ही है ना, तो उतने तक तो वहां पे एसेट कट सकते हैं लायबिलिटी से, बाद के लिए कैश पे करना पड़ेगा और रिसीव करना पड़ेगा। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था वो था इलिस्ट्रेशन नंबर 10, जिसको कि मैंने 9 बोल दिया था, और ये एक्चुअली 9 है, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 9 आपकी बुक का। अब क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है, हमने इसको यहाँ पे बोर्ड पे बना लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला गया मिस्टर एक्स ने मिस्टर जी को अपनी एक्सेप्टेंस दी है 1,80,000 की फॉर 3 मंथ्स। पहला हमारा ये हो गया पॉइंट। उसके बाद बोला गया कि मिस्टर जे ने, ध्यान से सुनना, मिस्टर जे ने गुड सेल किए हैं मिस्टर जॉर्ज को, यानी कि वो मिस्टर जॉर्ज के, जे जो है जैक, मिस्टर जॉर्ज के क्या बन गए हैं? क्रेडिटर बन गए हैं। इतने के लिए 1,81,000 की, और मिस्टर जॉर्ज ने मिस्टर हैरी से मिला हुआ बीआर ट्रांसफर कर दिया जो कि था 181 का, और वर्ड लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट ऑफ कैश, इन फुल सेटलमेंट ऑफ कैश नहीं, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, यानी कि 181 देने थे मिस्टर जी ने मिस्टर जे को,
और सिर्फ बीआर ही दिया 180 का, यानी कि डिस्काउंट रिसीव कर लिया कितना, 1000 रुपए। ठीक है जी। थोड़े टाइम बाद मिस्टर जे ने मिस्टर एच से कुछ सामान खरीदा, कितने का, 1,90,000 का। तो मिस्टर एच ने मिस्टर जे को गुड सेल किया है 1,90,000 का, और मिस्टर जे ने मिस्टर एच को वही बीआर ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने 1,80,000 का तो बीआर ट्रांसफर किया है, कैश दे दिया है 9,000 रुपए, और 1,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर थी वो उनका डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम इसको नंबर दे देते हैं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। अब आप देख सकते हैं कि मिस्टर हैरी की एक्सेप्टेंस, मिस्टर हैरी का बिल्स रिसीवेबल बन चुका है। तो ड्यू डेट पे वो 180 की एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी तो कैश वैश उनको मिल ही गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एक और पॉइंट जिसकी की एंट्री करनी है, जिसका कि हमारे इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि थोड़े टाइम बाद एच ने जी से कुछ सामान परचेज कर लिया 2 लाख रुपए का, और पेमेंट कर दी किसमें, चेक में। तो चेक में पेमेंट करने से ये क्या हो गया, कैश परचेज और कैश सेल्स ही हो गया ना। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा बना लीजिए। एंड में कितनी अमाउंट पे करेगा, हाँ जी, एंड में कितना अमाउंट पे करेगा फिर वो तो एग्जाम में आते थे बुक्स ऑफ जी, बुक्स ऑफ एच, फिर ऐसे करके हाँ जी, तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है अलग अलग। हाँ जी। ऐसे नहीं कर सकते। कैसे, ये तो इसकी दिया हुआ मॉड्यूल में नहीं ऐसा नहीं करना। ये तो इन्होंने एक की बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखी होंगी, जिसकी पूछी गई होगी, हैरी की पूछी गई है। दो की हैरी एंड जॉर्ज, दो की रीचिंग। हाँ तो 2 की पूछी है तो 2 की बता देना। मैं तो पूरे सबकी बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा देखो, बना लिया आपने वो? ठीक है, सुनो, अभी मैंने एक बात बोली थोड़ी देर पहले कि इस पॉइंट का हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना है। क्या लेना देना है, ध्यान से देखना। अपने दिमाग में अगर मैंने ये कैलकुलेशन की है कि ये एकोमोडेशन बिल था, एकोमोडेशन बिल नहीं था, अगर मैंने ये बोला है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है। वहां क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एकोमोडेशन, म्यूचुअल एकोमोडेशन, म्यूचुअल एकोमोडेशन बोला गया है। जब क्वेश्चन ने बोला है तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान देना। ये ऑलरेडी इसको 180 पे कर चुका था, एक्सेप्टेंस दे चुका था ना 180। ठीक है जी। क्या इसने जाकर के बैंक से एनकैश करवाया था? नहीं। और क्या कोई हाफ कैश या कुछ प्रोपोर्शनेट कैश उसको दिया था? तो क्या लगता है एच को अभी तक जी ने कोई फायदा पहुंचाया है शुरुआत के पॉइंट से लेकर के 5वें पॉइंट तक? क्या पहुंचाया फायदा? एच कहता है भाई साहब 3 महीने का ये बिल था, मैंने आपको लिख करके दिया हुआ था, मैंने आपसे कोई बेनिफिट नहीं लिया, ना तो कैश लिया ना और कोई बेनिफिट लिया। तो अब एक काम करता हूं, मैं आपसे ना कुछ सामान परचेज कर लेता हूं। कितने का सामान परचेज कर लेता हूं? 2 लाख का। अब 2 लाख के अगेंस्ट पहले ही वो 1,80,000 रुपए का एक्सेप्टेंस दे चुका है, जो कि घूम करके उसी के पास आ गया। ये तो ठीक है कि 1,80,000 रुपए से एसेट और लायबिलिटी कैंसिल हो जाएंगे, वो तो बात ठीक है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, इसमें
अगर ये लिखा है कि इसने इससे एच ने जी से 2 लाख रुपए का सामान परचेज किया है, तो मुझे आपसे जानना है कि वो पेमेंट कितनी करे। आपका ऑप्शन है 2 लाख, आपका ऑप्शन है 20,000, आपका ऑप्शन है 2,000, आपका ऑप्शन है नन ऑफ अबव। 20,000 सर, क्यों कंफ्यूज कर रहे? 180 का एक्सेप्टेंस दे चुका था जिसके लिए उसने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा। अब 2 लाख रुपए का अगर बेनिफिट ले रहा है तो सिर्फ जी उससे 20,000 ही तो मांग सकता है ना। तो यहां पे ना एक चीज और लिखना, पेड बाय चेक। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ₹20,000 20,000। ठीक है जी। एंट्री लिखेंगे, आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। यहां मैं लिखूं, यहां बोलूं, आराम से लिखना। मैं इसको ना एक्चुअली यहां से हटाना नहीं चाहता, ठीक है जी, इस वजह से मैं यहां पे इसको रब नहीं कर रहा हूं, मैं एंट्रीज लिखवा रहा हूं। पहली एंट्री किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, कौन है, 3 ही तो पार्टी है अपने पास में, जी, एच और जे। ऐसे लिख लो, जी, एच और जे, 3 पार्टीज, ठीक है। और गंदा गंदा नहीं लिखना। पहली एंट्री क्या कोई सेल परचेज था, नहीं, एग्मोटेशन बिल था। तो एच की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, जी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, जी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एच की बुक्स में, और जी की बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट टू एच। जी की बुक्स ऑफ अकाउंट में, चलो मैं यहां पे एक काम करता हूं, 1 बाय 1 ही लिखूंगा। ये जी, एच और जे, बार बार रब करना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, साथ के साथ लिखते रहना। हाँ जी, पहली एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू जे, और ये क्या कहेगा, जे नहीं एच, हैरी था ना, हाँ हैरी। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा जी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने के लिए सर, 180,000 के लिए ये एंट्रीज लिखी जाएगी। और जे चुप, उसका कोई मतलब ही नहीं, 180 के लिए ये एंट्रीज लिखी जाएगी, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री गुड सेल की थी, जे ने किसको, जी को, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बनाएगा जे, जे क्या एंट्री बनाएगा, जी डेबिट टू सेल्स, कितने की सेल्स की थी इसने, 1,81,000 181,000 की एंट्री बनेगी। और ये क्या एंट्री बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इसने बीआर दे दिया टू बीआर। चलो ऐसा करते हैं, पहले क्रेडिट की ही एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू जे 181 से, यानी कि जे क्या कह रहा है, जी मेरा डेटर है, और जी क्या कह रहा है, जे मेरा क्रेडिटर है। ओके, अब जी के हाथ से निकल करके जे के पास बीआर पहुंच गया, तो जे की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर कितने का था, 180 का था, और कहां से आया है ये, जी से आया है, टू जी, जी से कितने, 181। तो इसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या बोलेगा, डिस्काउंट अलाउड,
अकाउंट डेबिट कितने का 1000 रुपए, और इसको डिस्काउंट रिसीव हो गया और इसका बीआर चला गया, तो इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। जे डेबिट टू बीआर, यानी कि जे को हमने सेटल कर दिया, कितने का था जे 181 का था, 180 का बीआर दे करके सेटल कर दिया और उससे डिस्काउंट रिसीव कर लिया 1000 रुपए। जी की बुक्स में ये एंट्री, एच बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, कोई लेना देना ही नहीं। हो गया जी, ये सेकंड भी हो गया, ये थर्ड भी हो गया, ये थर्ड एंट्री थी हमारे पास। अच्छा, अब जे पहुंचा एच के पास में और सामान परचेज कर लिया, तो वही जो अभी हुआ था वही दोबारा से प्रोसेस पूरा का पूरा हो जाएगा। जे पहुंचा किसके पास में, एच के पास में, जी चुपचाप बैठा रहेगा, तो जो चुप बैठा है उसके पास ले आते हैं एच को, ठीक है ना। ओके, तो एच ने सामान बेचा होगा, इसको जे को, क्या एंट्री बना देगा, जे डेबिट टू सेल्स। पहले पूरे की एंट्री बना लेते, कितने की 1,90,000। तो हमने जे की बुक्स ऑफ अकाउंट, एच की बुक्स ऑफ अकाउंट में जे को उसका डेटर बना दिया, और ये क्या एंट्री बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एच, वो क्रेडिटर बन गया, पैसे देने कितने के लिए 190 के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट ये फिफ्थ, एच ने, जे ने एच को क्या दे दिया, वही बीआर दे दिया, और क्या कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया। बोलो क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ यहाँ पे जो भी बीआर डेबिट, कैश डेबिट, क्या बीआर डेबिट होगा एच के पास में, यस सर, बीआर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू जे, और कैश भी है, अकाउंट डेबिट टू जे, यहाँ पे कैश एक्स्ट्रा था। अच्छा, ये क्या बनाएगा एंट्री, इसकी भी बता दो, एच डेबिट टू बीआर, एच डेबिट टू कैश, टू बीआर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, यानी कि दो जो तीन चीजें इसके अकाउंट में डेबिट हुई थी वही इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, आपस में रिलेशनशिप है ना, इनवर्स। अच्छा, कितने का बीआर गया 180 का, डिस्काउंट मिला 1000 का, कैश दिया, कैश मिला 9000 रुपए, 180 का बीआर आ गया, 1000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 9000 का कैश आ गया, टोटल अकाउंट सेटल हो गया, हमारा डेटर खत्म हो गया, यानी कि एच कह रहा है मेरा डेटर खत्म हो गया कितने से, 190 से। जे कह रहा है मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया 190, जिसमें कि मैंने उसको 180 का बीआर दे दिया, 9000 का कैश दे दिया और 1000 रुपए का उसका डिस्काउंट रिसीव कर दिया उससे। ठीक है जी, ये हमारी फिफ्थ एंट्री। अब सिक्स्थ एंट्री बनेगी एच और जी के बीच में, आ गया बात वो एच और जी के बीच। हाँ जी, एच ने जी से कुछ सामान परचेज किया है ना, लेकिन वो कैश परचेज था कितने का, 2 लाख का, तो बीआर से कट गया, सिर्फ 20,000 की एंट्री हमें बनानी है और वो भी वो कैश में पे कर रहा है।
तो 20,000 रुपए के लिए एंट्री बनाएंगे। हमने यहाँ पे पहली एंट्री क्या बना दी, बताओ किसने किसको सामान बेचा था? एच ने जी से सामान खरीदा था ना, तो जी क्या बोलेगा? H to sales. एच डेबिट टू सेल्स। अच्छा ये जी की बुक्स और ये एच, एच ने तो परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू जी, 2 लाख नहीं, एकोमोडेशन कट जाएगा ना, एकोमोडेशन बिल से 180 तो कट जाएगा, गुड्स परचेज करेंगे तो 20,000 की एंट्री है। चाहो तो 2 लाख से करके फिर रिवर्स करके भी दिखा सकते हो, अगर ऐसे करना चाहते हो चलो ऐसे ही कर लो। ये लो, अरे एंट्री भी, मैंने एंट्री भी हटा दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जी, ये 2 लाख से कर दो, ठीक है जी। और अब ये क्या कहेगा? एच, मैंने एकोमोडेशन दिया हुआ था, बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा मेरा, बोलो क्या एंट्री होगी जल्दी से बताओ? जी डेबिट, बोलो बोलो आप बोलो, टू बीपी हो सकता है क्या? बीपी तो इसने पे करना है ना, तो वो तो डेबिट ही होना चाहिए। बना के बताओ, अपने आप बनाओ तसल्ली से, ये लो तसल्ली से सारे बनाओ, एक बारी गलत कर दो चेक, बोलो। और क्या ये सिस्टम सही है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था तो मैंने कहा मैं तो कर लेते हैं, चलो BP to BR to cash. आपस में क्या क्या कट रहा है वो भी देखो, चेक करो पूरा क्वेश्चन एक बारी खुद से, मेरी शक्ल मत देखो, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे। To cash. बीआर और बीपी दोनों एच के पास ही है, बीआर भी इसी के पास है, एच के पास, और बीपी भी इसी के पास है। बहुत ही आसान एंट्री है, जब मैं लिख दूंगा तुम कहोगे ओहो हाँ यही तो होना था, अभी डिस्कस की थी हमने। सर ये तो नहीं, बीपी डेबिट, जी डेबिट टू बीआर टू कैश। अब कंबाइन एंट्री मत बनाओ, अब अलग अलग ही बना लो। हाँ जी, बीपी टू बीआर एच में कितने से लिख दूं? 180 से, और फिर रिमेनिंग के लिए जी टू बैंक 20,000 रुपए के लिए, और इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री कर दूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एच, कितने से? 20,000 से। सर ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई बच्चा अगर ऐसे पूछे कि सर ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, एक्चुअली बैग हटाना, कोई अगर ये कहता है कि सर ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, यहां तो 3 एंट्रीज हैं और यहां 2 एंट्रीज हैं, ऐसे कैसे हो गया? आपने ये 180 की एंट्री तो जी की बुक्स ऑफ अकाउंट में की ही नहीं है, की है या नहीं की है? पहले बताओ।
नंबर 1 एंट्री देखो वो वही है, नंबर 1 एंट्री वही तो है। और ये एंट्री क्यों बढ़ गई है इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में? क्योंकि इसी बंदे को पे भी करना है और इसी बंदे को रिसीव भी करना है, इसलिए इसकी एक एंट्री बढ़ गई। ये वाली एंट्री ऑलरेडी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नंबर 1 पे हो चुकी है। समझ में आई बात? ये है, नोट कर लो।